अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में माशी, सियासी और आइनी बहरान, उससे कैसे निपटा जाए और ख़ास तौर पे माशी इशारे जो हैं वो एक तरफ आलमी इदारे जो हैं वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन IMF के प्रेशर की वजह से जो महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्सेस में इजाफा हो रहा है और आम आवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर हो रही हैं। अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और इन माशी चैलेंजेस से हुकूमत कैसे नबरज़बा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हुकूमत कोशिश कर रही है चीज़ें बेहतर हों और हालात में बेहतरी लाई जाए, लेकिन कैसे बेहतरी आएगी? इन्वेस्टर्स जब तक नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी, फिर मुल्क में इस वक्त सियासी तौर पे अगर हम देखें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आने की बातें कर रही है। ख़ुद हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो नाला नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। KP में चैलेंजेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हुकूमत जहाँ माशी तौर पे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है ख़ुद इस हुकूमत के लिए। इसके अलावा इदारों के दरमियान एक तकसीम नज़र आ रही है, अदलिया और हुकूमत आमने सामने हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी कैंपेन चलाई जा रही है। उसके ऊपर वज़ीर दिफा ने भी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एहसन इकबाल साहब ने भी एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रही हैं। कैसे चीज़ें की जाएँ, और डिजिटल के ऊपर जिस तरह कैंपेन चलाई जा रही है या जिस तरह की कैंपेन्स चल रही हैं, उसका ख़ुद पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा और पाकिस्तान की इमेज को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इदारों के अंदर जो एक तकसीम है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। फिर इन्हीं हालात में आवाम को रिलीफ भी देना है। ख़ुद हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह टूरिज़म के ऊपर जो कि पिछले एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी लाई गई है और एक अब कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनली जो लोग हैं वो पाकिस्तान विज़िट कर सकें, उनको एक्सेस इस आसानी से मिले। ये वो सारी पॉलिसीज़ हैं जो बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने की हैं, अच्छी हैं, ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन इसका बराह रास्त ज़रा जो अवाम हैं वो, और जो इंटरनेशनल ख़ास तौर पे जो टूरिस्ट हैं, उनको कैसे फ़ायदा होगा, और उनके लिए यहाँ पे साजगार माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो ये सारी चीज़ें इन सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जो टूरिस्ट हैं वो इंजॉय कर सकें। कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़ाहिर है एक ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, इसके ऊपर काम होना भी चाहिए, हुकूमत काम करने की कोशिश भी करिए, लेकिन उससे ज़्यादा है कि आप यहाँ पे एक साजगार माहौल दें इन्वेस्टर्स को और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल टूरिस्ट को, ताकि वो जब यहाँ आएँ तो वो एक अच्छा इमेज लेकर यहाँ से जाएँ। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञानचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू। ज्ञानचंद साहब किस तरह देखते हैं? एक तो हुकूमत के ऊपर इस वक्त प्रेशर है महंगाई का, महंगाई के साथ साथ प्रोटेस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा है, जमात इस्लामी सड़कों पे है और मुतालबात हो भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। ख़ुद आप हुकूमत के एज सच इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन ज़रा बड़े मेजर फैसलों में हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। आपके भी बड़े गिले शिकवे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वहाँ पे भी कोई ख़बरें इतनी अच्छी नहीं हैं। KP ऑलरेडी टारगेट के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह का माहौल बन रहा है, आप नहीं समझते कि एक माशी तौर पे तो एक चैलेंज है ही है, अमन अमान भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, चैलेंजेस तो सब है, मुआशी चैलेंजेस भी हैं, अमन अमान का चैलेंज भी है, हमारे यहाँ वो जो कदम बर्दाश्त है उसका भी चैलेंज है, और हम हर एक अपने तौर पे मियाँ मिट्ठू बने फिरते हैं, वो भी चैलेंजेस हैं। लेकिन लेकिन इन चैलेंजेस में को फेस भी करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ता है, और पीपल्स पार्टी ने भी घाटे का सौदा किया और सपोर्ट किया है अपनी अपोनेंट जमायत नून लीग को। नून लीग ने गवर्नमेंट लेकर उन चैलेंजेस को सामना किया है। मुल्क जब खतरे में हो, मुल्क को जब चैलेंजेस हो,
तो मेरा ख्याल है कि स्टेट्समैन जो कहलाते हैं वो आगे आते हैं और उन खतरात को, उन चैलेंजेस को सामना करते हैं और कोई रास्ते निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी ने इन हालात में फैसला किया कि हुकूमत का साथ दिया जाए। किसी नए बहरान में मुल्क को धकेलने से पहले एक हुकूमत बनाकर इन चैलेंजेस को सामना किया जाए और उनको हल किया जाए। ठीक, ज्ञान साहब ये बात तो ठीक है। आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी बात हुई, उसका दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव था उस दौर में और आज तक चल रहा है। और ये वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको ज़ाहिर इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उन्होंने भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया, नून लीग की जब पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, अब भी वो कर रहे हैं। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मुल्क के वसी तर मफाद में चलना चाहिए। आम जो गरीब लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होता है। नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें अपनी जगह, बट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जब हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत के अंदर जो फ़ैसला साजी हो रही है, ख़ुद जो कैबिनेट है, ज़रा आप कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कैबिनेट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो सिंक नहीं है एक दूसरे के साथ। और यही वजह है कि जब कोई फ़ैसला होता है तो उसके ऊपर आप लोग भी नाराज़ होते हैं, उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी नाराज़ होते हैं, अपोजिशन तो खैर खुश होती ही नहीं है। तो आप नहीं समझते कि ये सारी चीज़ें अगर इसी तरह होंगी तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी? हुकूमत के अंदर से ही सवालात भी उठ रहे हैं, पता नहीं हुकूमत टाइम पूरा करेगी नहीं करेगी, फ़ैसले कोई और कर रहा है। तो इस तरह के जब इस तरह का माहौल होगा, कन्फ्यूजन होगी, तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा जब खुद कैबिनेट इतनी कंफ्यूज होगी? मैं समझता हूँ कि कैबिनेट शायद कंफ्यूज नहीं है। कोalition गवर्नमेंट की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन बाकी चीजों पे इतना मसले नहीं है। लेकिन ये जो धरना ग्रुप है, रोना पीटना ग्रुप जो है, वो अभी इलेक्शन ही मुश्किल से खत्म हुए हैं, तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू करके रखा हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई थी, 13 तक हर दिन टीवी टॉक शोज में, बाकी मीडिया में यही चलता रहता था कि आज गवर्नमेंट भी गई, कल गई, वो 13 में खत्म हमारी गवर्नमेंट गई तो नून लीग आई, नून लीग के लिए भी यही सिलसिला रहा। फिर पीटीआई तो गई ही गई, लेकिन अपने जोर पे गई। कम अज कम अपोजिशन पे ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि अपोजिशन ने कोई बड़ी साजिशें की। हाँ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक अमल हुआ जिसको नहीं माना गया, फिर बहरान पीटीआई ने शुरू किया जो अभी तक चल रहा है। तो ये धरने, ये कितने, ये सब ज्ञान साहब आपने कहा कि बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया धरनों का, लेकिन ये थोड़ा सा आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपके हमें याद है ज़ाहिर 2008 में जब हुकूमत आपकी आई तो उसके बाद हर दूसरे दिन ये 2 महीने गालिबन मुस्लिम लीग नून आपके साथ इत्तेहादी रही, उसके बाद वो इत्तेहाद से बाहर आ गई, अपोजिशन उन्होंने शुरू कर दी। फिर हमने देखा कि वही नवाज शरीफ काला कोट पहन के आपके खिलाफ चले गए, प्रोटेस्ट होता रहा डेली बेसिस पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यूँ लगता था कि आज आपकी हुकूमत गई कल गई, करते करते ज़ाहिर 2013 तक आपने सर्वाइव किया, उसके बाद नए इलेक्शंस हुए। लेकिन ये सिलसिला तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब मियाँ साहब आपके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि 2007 में जब मोहतरमा हयात थी उनकी मियाँ साहब तो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे थे, उनको मनवाया, लेकर आए और फिर इलेक्शंस हुए 2007 में जो होने थे, और ज़ाहिर शहादत के बाद 2008 में वो इलेक्शंस हुए। तो अपनी समझिए कि ये सारी साजिशें जहां आप 2014 का जिक्र कर रहे हैं, 2014 से पहले 2009-10 में ही ये काम शुरू हो गया था। अदालतों ने फैसले किए, आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा। उसके बाद जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब को इन चैलेंजेस का सामना रहा, खुद जरदारी साहब के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। तो ये सिलसिला तो उस वक्त से ही शुरू हो गया था। लेकिन ये था कि एक लीडरशिप, दानिशमंद लीडरशिप मौजूद थी। तो आपने देखा कि इकोनॉमी ने ग्रो किया था। हमारे एक्सपोर्ट्स जो है तारीख के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़े थे। हमारी गवर्नमेंट 2008 में आई थी तो गंदम का बहरान था, फिर हमने गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। एग्रीकल्चर में हम रिफॉर्म्स लेके आए। तो इस वक्त भी कोalition गवर्नमेंट के बावजूद हमारी लीडरशिप जो है वो साथ बैठकर ये ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है ज्ञानचंद साहब। उस वक्त ज़रा ईरान गैस पाइपलाइन जो आप मनसूबा
दोबारा से वो हुआ, उस वक्त आपने आगाज़ किया ऑपरेशन, आपने वज़ीरिस्तान ऑपरेशन स्टार्ट किया। ये सारे क्रेडिट्स आपको जाते हैं, कोई दे ना दे, लेकिन क्या वजह है कि ये सारे काम अच्छे होते हुए भी आपकी हुकूमत का जो एक इमेज था वो इमेज इस तरह का नहीं पेश किया होने दिया गया? ये सारे जो काम थे वो काम हाईलाइट भी नहीं होने दिए गए। तो ये ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि जो सिविलियंस साइड पे जब डेवलपमेंट होती है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, तो बीच में फिर इस तरह के लोग आ जाते हैं जो धरने भी देना शुरू कर देते हैं, जो हुकूमतों को घर भेजने की बातें करना शुरू कर देते हैं? तो देखो ना, वो उंगली उठाने वाले भी आ जाते हैं ना। जी जी। अगर डेमोक्रेसी को सीधे रास्ते पे चलने दिया जाए तो बजाते खुद डेमोक्रेसी एक एक सिलसिला है, तसलसल है, वो ही एक छाननी की तरह एहसाब करता रहता है। अच्छे लोग आगे आते रहते हैं और बाकी लोग जो है ना वो उस छाननी में से छन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो है तो डेमोक्रेसी को चलने दो। जी लोग ये धरने भी होंगे, एहतजाज भी होंगे, शिकवा शिकायत होंगे, लेकिन कुछ लिमिट्स तो तय करो ना। कम से कम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आपस में बैठे इश्यूज पे बात करें और मुल्क के आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, मुल्क इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए आपस में बैठ जाएं। बाकी सियासत तो चलती रहेगी। ठीक। तो इस किस्म की अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा तो फिर वो वही चक्कर चलता रहेगा और हम वहीं के तो वहीं होंगे। ज्ञानचंद साहब, ये जिम्मेदारी कैसे होगी? अभी देखिए जो मखसूस चीज़ों के फैसले आए वो ज़ाहिर आपको काबिल कबूल नहीं है। फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इस पूरे केस में थी नहीं, और बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल आई। फॉर्म 45 और 47 की बहस फिर से छिड़ गई। जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना दे के बैठी हुई है, गवादर में धरना आपके सामने है, MQM इधर सिंध में बात कर रही है कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीज़ें अचानक एक्टिव हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है फिर जो चीज़ें चल रही हैं, जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि डायलॉग की तरफ जाएं, सब लोग मुत्तहिद हो जाएं, बातचीत करें, तो फिर ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, जिस किस्म का फैसला आया, की तनकीद हो रही है, वो सबके सामने है। ये फैसला कोई इतना सीधा साधा फैसला नहीं है। अभी डिटेल में फैसला आएगा तो बाकी क्वेश्चंस भी उठेंगे, वो अपनी जगह पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पार्शियली तो कम से कम अमल हुआ है ना। बाकी क्वेश्चन थे जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कहीं पे आपको रहनुमाई लेने की जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। तो एक जो 41 लोग हैं उन्होंने PTI को कभी शो नहीं किया है, उन्होंने कहीं पे भी अपने फार्म पे भी PTI नहीं लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इनको भी PTI के खाते में डाल दो। तो उन्होंने पूछा कि किस कैसे, हमें भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से कम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करें। इन्होंने अपने फॉर्म में भी PTI नहीं लिखा, अब हमको PTI कैसे तस्वर करें? तो इस किस्म के कुछ कंफ्यूजन हैं जो दूर होती जाएंगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कबूल तो करना ही है, अच्छे लगे या बुरे लगे। हम बुरे फैसलों को कबूल किया। हमने तो अपने लीडर के फांसी से जनाजा भी उठाया है, तो वो भी फैसले चलते रहे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो बताया नहीं है फैसला कोई सही फैसला आया, लेकिन कुछ काम आगे चला है कि कम से कम ये माना गया कि वो बेकसूर था, वो मासूम था जुल्फकार अली भुट्टो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जैसे भी हालात है, उन हालात में जो भी चीजें उनको आगे लेकर चलना चाहिए। हम कहीं पे रुक गए और कहीं पे एक दूसरे के तनाजे पे खड़े हो गए तो मेरे ख्याल काम आगे नहीं चलेगा। ज्ञानचंद साहब, बात तो आपकी ठीक है और वसी तरह मफाद में आके बढ़ना भी चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाहिर है वो एक वफाक की अलामत हैं, सदर ममलकत हैं। आप नहीं समझते कि वो अपना आइनी दायराकार इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, वो तमाम जमातों को इकट्ठा बिठा भी सकते हैं मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि कहीं से बातचीत का आगाज़ हो, मफाहमत हो और सब लोग इकट्ठे होकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच सकें? देखिए, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ बैठ गए हैं, ये मुल्क की अच्छाई के लिए ही बैठे हैं। और हमने सबसे पहले, क्योंकि कुछ सीटें PTI की ज्यादा थी, ठीक,
जो आजाद आए थे और उनके एक ग्रुप बन गया था, जी तो जी सबसे पहले पीपुल्स पार्टी ने तो उनको ऑफर किया था कि आप आओ गवर्नमेंट बनाओ। सही। अभी भी ये है कि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करते हो तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक। इलेक्शंस पे एतराजात तो शुरू से रहते आए हैं, अभी भी आप आओ पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करो ना। इमरान खान को हमने बाय वोट निकाला था, ठीक अगर है। आप निकाल सकते हो शहबाज शरीफ को तो निकालो। बाकी ये तो नहीं हो सकता कि आप सबको गालियां देते रहो, गालियों से अगर कोई गवर्नमेंट खत्म होती हो तो ठीक है, जिस तरह से आप दे रहे हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हो, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हो, करते रहो। लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप इस गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते जब तक आप नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते। बिल्कुल ठीक है, आईनी तौर बाकी पे जो भी आपको काम इकदाम। करेंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, आईनी इकदाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बातचीत करेंगे तो मामला जो है आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हों और मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।